गुड इवनिंग ऑल, जल्दी आ जाइए, क्लास हम शुरू कर रहे हैं। ओके इन्फोटेक, अविनाश, लिप्सा, गट्टू, सोनू, अखिलेश, हर्षित, परिधि, ये सब लोग आ चुके हैं। और लोग भी आ जाइए। महेंद्र, मीना, गुड इवनिंग। जल्दी आ जाइए, जल्दी क्लास शुरू कर रहे हैं हम लोग। संजय संजय चप्पल। ओके इन्फोटेक, आपने 2 बार गुड इवनिंग बोल दिया तो मैंने भी आपको 2 बार गुड इवनिंग बोल दिया। रोहिना दुफरे, आज ये आपका नाम है पहली बार। रोहिणी दुफेरे, आज मैं आपका पहली बार नाम सुन रहा हूँ और पहली क्लास ले रहे हैं क्या आप रोहिणी? जैसे आप लोग वेट कर रहे हैं ऐसे ही हम लोग भी यहाँ वेट करते हैं। मधुलिका श्रीवास्तव, रजनी उपाध्याय, ठीक है, मैं थोड़े में ही आ रहा हूँ बस। चलिए जी, बहुत से लोग जुड़ चुके हैं और अब हम क्लास शुरू कर दे रहे हैं। जितने भी लोग इस समय जुड़ चुके हैं उन सभी को गुड इवनिंग। बहुत सारे लोगों के मैं नाम बोल चुका था। जो ऑडियो वगैरह सब आ जाएगी अब। उस समय थोड़ा ब्लॉक किया हुआ था हमने ऑडियो। अब बताइए ऑडियो आ रही है या नहीं आ रही है?
चलो, मेरे को आ रही है तो आपको भी आ रही हो, तो सभी को गुड इवनिंग। आज का टॉपिक हम कर रहे हैं लीगल का है 16 नंबर टॉपिक। लास्ट हमने 15 नंबर कवर किया था, क्योंकि ये रिदम के टॉपिक है। मुझको पता है कि कौन सा फर्स्ट पेपर में और कौन सा थर्ड पेपर में कौन सा जेआईबी और कौन सा सीआईबी का मिक्सअप है, तो उसके अकॉर्डिंग आज हम 16 यूनिट कंप्लीट कर रहे हैं, जो कि लीगल के पेपर यानी थर्ड पेपर का है, लॉ रिलेटिंग टू सिक्योरिटीज एंड मोड्स ऑफ चार्जेस नंबर 1। यानी ये जो सिक्योरिटी के चार्जेस है, इसको बुक के अकॉर्डिंग 2 चैप्टर में डिवाइड किया गया है। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो पहला वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, मोड ऑफ चार्जेस 1। तो क्या है, लॉ रिलेटिंग टू सिक्योरिटीज। तो अभी हमने जब हम इसको फर्स्ट पेपर में पढ़ते हैं तो केवल हम ये जानते हैं इसमें ये वाला चार्ज लगता है, इसमें ये वाला चार्ज, थोड़ा थोड़ा वहां पे एक्टों का नाम था, लेकिन यहाँ पे लीगल एस्पेक्ट कवर किए जाएंगे आज इस टॉपिक के। बहुत सी अच्छी अच्छी बातें आप नया जानने को इसमें सीखेंगे, ठीक है। तो क्या बात आती है, इस फर्स्ट यूनिट में मॉर्टगेज की नाम आता है, इस फर्स्ट यूनिट में मॉर्टगेज का नाम आता है। यानी आज हम मॉर्टगेज के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे। ये मेरी गारंटी है कि 2 से 3 मार्क्स आज की इस क्लास से ना आए तो आप मुझे फोन कर देना। मैं ये बात कर रहा हूं पुराने एक्सपीरियंस से और जो आपके फीडबैक आते हैं उनसे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहली बात, जब भी लैंड एंड बिल्डिंग का मामला आता है, उसको सिक्योरिटी के फॉर्म में लेते हैं, तो हम जिस चार्ज को लगाते हैं उसको बोलते हैं मॉर्टगेज। और मॉर्टगेज कितने काइंड्स के होते हैं? 6 काइंड्स के होते हैं। हमने लास्ट लेक्चर्स में भी ये पढ़ा, लेकिन इसने बोला कि बैंकर इनमें से 3 तरह के चार्जेस को डील करता है। ओवरऑल फाइनेंस की दुनिया में 6 तरह के मॉर्टगेज होते हैं इंडिया में, लेकिन बैंकर जो है उसमें से 3 का यूज करता है। कौन कौन सा यूज करता है अभी सब हम देखेंगे। और ये भी हमारी बात पहले हो चुकी है कि मॉर्टगेज जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के अकॉर्डिंग गवर्न होता है, जिसमें उसके जो सेक्शन है 58 से 99 तक और 102 और 1024 में इस चीज को डिटेल्ड किया गया है। और याद करने का मैं बहुत अच्छा तरीका बता दूंगा आपको। केवल ये याद रखना है कि मॉर्टगेज जो है सेक्शन 58 में स्टार्ट है और 8 के ए में बेसिक डेफिनेशन ऑफ मॉर्टगेज दी गई है। अब क्या मॉर्टगेज की डेफिनेशन है हमें बिल्कुल पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि डेफिनेशन से पॉइंट निकल के आते हैं, क्योंकि डेफिनेशन से पॉइंट निकल करके आते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इसकी अ मॉर्टगेज इज द ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट का मतलब ब्याज मत समझ लेना, इंटरेस्ट का मतलब होता है हित, लगाव। हम क्यों उस चीज से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो अपने उस लगाव का ट्रांसफर करना इन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। खास बात आ गई इमूवेबल प्रॉपर्टी पे, और स्पेसिफिक का मतलब उसमें प्रॉपर्टी का आइडेंटिफिकेशन होना जरूरी है, ठीक है। फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिंग द पेमेंट ऑफ मनी एडवांस। यानी जो भी, देखना यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आने वाली है, जो भी एडवांस आपने मनी का एडवांस दिया हुआ है उसको एज ए सिक्योर करने के पर्पज से। और टू बी एडवांस, ये क्वेश्चन कई बार आप लोग गलत कर जाते हैं। एक तो है एडवांस और एक है टू बी एडवांस बाय वे ऑफ लोन, ठीक है। एक है एडवांस, एक है टू बी एडवांस बाय वे ऑफ लोन। क्लियर हो गई? यानी
कोई फ्यूचर वाला लोन भी पहले कवर हो सकता है मॉर्गेज से। यानी मॉर्गेज का काम हम आज कर सकते हैं और लोन उसको 2 महीने बाद भी दे सकते हैं। ठीक है। ऑन एग्जिस्टिंग और फ्यूचर डेट, आज का हो या आने वाले समय का हो। और द परफॉर्मेंस ऑफ एन एंगेजमेंट विच में गिव राइज टू अ पिक्यूनरी लायबिलिटी, यानी ऐसा कोई लायबिलिटी से जो राइज होता है, कोई ऐसी इंगेजमेंट, कोई परफॉर्मेंस, इन सब के लिए हम लोग जब भी हम किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को एज ए सिक्योरिटी रखते हैं जिससे उसके जो इंटरेस्ट का ट्रांसफर हो जाए, तो उसको हम मॉर्गेज कहते हैं। ठीक है। अब इसमें देखिएगा, द ट्रांसफरर इज कॉल्ड द मॉर्गेजर एंड द ट्रांसफरी इज द मॉर्गेजी। क्लियर हो गया। द प्रिंसिपल मनी एंड इंटरेस्ट ऑफ विच पेमेंट इज सिक्योर्ड इज कॉल्ड मॉर्गेज मनी। जिस मनी की बात कर रहे हैं वो उस मनी को हम मॉर्गेज मनी कहते हैं। एंड द इंस्ट्रूमेंट बाय विच द ट्रांसफर इज अफेक्टेड इज कॉल्ड मॉर्गेज डीड, यानी एक ऐसा कागज जिसमें इस कहानी को लिखा जाता है कि भैया इनका इतना लोन है, ये प्रॉपर्टी है और हम इसका ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये जो कहानी लिखी जाती है, ये कहानी ही इसमें क्या है, मॉर्गेज डीड कहलाती है। क्लियर हो गई बात बिल्कुल। चलो अब इंग्रेडिएंट यानी मॉर्गेज होने के लिए वो कौन सी बातें हैं जो बहुत जरूरी होनी चाहिए। अभी जो हमने डेफिनेशन पढ़ी वहीं से निकल के आएंगी। पहली बात है, शुड बी ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी बाय वे ऑफ मॉर्गेजर, यानी अब मॉर्गेजर के बारे में द ओनर और द लेसर, ये ध्यान रखना, ये मॉर्गेजर, लेसर, ओनर या अच्छा यहां बोरोवर क्यों नहीं लिखा उसको समझिएगा। कई बार क्या होता है, किसी और की प्रॉपर्टी को वो करते हैं, कई बार किसी और की प्रॉपर्टी को करते हैं, तो इसलिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, मॉर्गेजर। ठीक है। द ट्रांसफर शुड बी टू सिक्योर द मनी पेड और टू बी पेड बाय द वे ऑफ लोन। तो ये दो बातें इसकी जरूरी होती है, तभी वो मॉर्गेज का प्रोसेस होता है। मॉर्गेज ऑफ लैंड की बात करें तो मॉर्गेज ऑफ लैंड के लिए 6 टाइप की बातें करी जा रही हैं। ठीक है। अगर हम मॉर्गेज की बात करें तो 6 टाइप की मॉर्गेज यहां पे की जा रही है, 3 टाइप की बैंक करता है। अब हमने जब यहां सेक्शन पढ़ा था, सेक्शन 58A में तो मॉर्गेज डिफाइंड है, और यहां देखिएगा ध्यान से, यही मैं बता रहा हूं कि ये है 58B में डिफाइन, ये है 58C में डिफाइन, ये D में डिफाइन, ये E में डिफाइन और ये F में डिफाइन है। ठीक है। क्लियर है। इनका सीक्वेंस आपको याद रखना पड़ेगा। क्या है सीक्वेंस इसका, SMUEMA। आप कोई भी स्टाइल से इसको याद कर लीजिए। और ये है हमारा BCDEF और G, नहीं B, ये एक रह गया यहाँ पे, ये हमारा F था और ये हमारा G था। ठीक है। क्लियर है। चलो, तो जैसा कि अभी हमने इनके सीक्वेंस बता दिए, उसके अकॉर्डिंग पहला है आता है सिंपल मॉर्गेज। देखिए दोस्तों, ये जो क्लास हो रही है, इस क्लास में आप खुद पढ़ रहे हैं, मैं आपको केवल समझा रहा हूं। अगर आप कंसंट्रेटिंगली सारे व्हाट्सएप वगैरह दूर करके बैठ रहे हैं, सुन रहे हैं ध्यान से, तो आपको बहुत सारे जो फैक्ट हैं वो तो पता लगेंगे। बीच बीच में जो मैं कहानी किससे सुना करके आपको फैक्ट से रिलेट कराता हूं, कॉन्सेप्ट से, उस कॉन्सेप्ट से भी आपका कनेक्शन यहां पर बनता है। ठीक है। क्लियर हो गया। तो 58B की बात आई और बात हो रही है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की। इसमें उस ट्रांजैक्शन की बात करी है जिसमें विदाउट डिलीवरिंग पोजीशन ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी, यानी क्या है, पोजीशन नहीं दे रहे हैं मॉर्गेज प्रॉपर्टी का, पोजीशन नहीं दे रहे हैं, यानी मालिक के पास ही जमीन है। The mortgager binds himself personally to pay the mortgage money and agree expressly or impliedly। अब यहां पे देखना, ये दो वर्ड फिर टेक्निकल आ गए। एक्सप्रेसली माने होता है वो एक्सप्रेस करता है, लिख करके देता है।
इम्प्लाइड का मतलब होता है निहित, अंडरस्टूड। जैसे मैं बताता हूं आपको, दर्शाना या निहित करना। अब मैं यहां पे आपको समझाता हूं। जैसे आप बस में बैठ गए और कंडक्टर आपके पास आया कि टिकट दे दीजिए, तो आपने कहा बस में तो कहीं नहीं लिखा था कि बैठोगे तो टिकट देना पड़ेगा, तो सब लोग हंसने लग जाएंगे। तो इसका मतलब है इम्प्लाइड है, ये मान लीजिए कि है ऐसा, ठीक है। और एक्सप्रेस क्या है, आपने बाहर लिख रखा है कि जो बस में बैठेगा उसको टिकट देना है, ठीक है। दोनों में से कोई भी तरीका यहां पर हो सकता है। दैट इन द इवेंट ऑफ हिज फेलिंग टू पे, और ये कब होगा, जब वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग पे करने में असमर्थ हो जाएगा, नहीं देगा। द मॉर्टगेजी यानी बैंक, मॉर्टगेजी यानी बैंक, shall have a right to cause the mortgage property to be sold by the decree, अब देखना यहाँ पे ध्यान रखना, by a decree of court in a suit, and proceeds of the sales to be applied so far as may be necessary in the payment of mortgage money। अब देखो यहाँ पर सिंपल मॉर्गेज की बात आ रही है। वो कह रहे हैं कि कोर्ट में जा करके यहाँ पर मॉर्गेज प्रॉपर्टी का पोजीशन बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं ले रहा है, तो उसके लिए कोर्ट में केस डाल करके आप उसको कब्जा सकते हैं, ठीक है, और उससे अपनी मनी का पेमेंट ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है फीचर ऑफ सिंपल मॉर्गेज। अब इसमें क्या फीचर होते हैं, तो पहले बात है बैंक हैज नो पावर टू सेल द प्रॉपर्टी विदाउट टेंडर। पहली बात आ गई, अभी हमने पढ़ी थोड़ी देर की, कोर्ट की जरूरत पड़ती है। In case there is shortfall in the amount recovered even after sale, the mortgage property, the mortgager continue to be personally liable for the, अगर आपकी प्रॉपर्टी यानी जिसका डिफॉल्ट है उसकी प्रॉपर्टी बेचने के बाद भी अगर आपको आपका लोन पूरा नहीं होता, तो आप उसके लिए पर्सनली आप उसके अगेंस्ट फिर कोई केस डाल सकते हैं, ठीक हो गया। सेकेंड पॉइंट इसमें आता है, मॉर्गेजी यानी बैंक हैज नो राइट टू गेट एनी पेमेंट आउट ऑफ द रेंट्स और प्रोड्यूस ऑफ द मॉर्गेज। देखो इसमें जो उसका रेंट आ रहा है या उसका कोई भी किराया या कोई भी कमाई प्रॉपर्टी से हो रही, उसमें कोई भी हक उसका नहीं है। द मॉर्गेजी इज नॉट पुट इन पोजीशन, बैंक कभी भी इस मामले में पोजीशन नहीं लेता है। और अगर प्रिंसिपल अमाउंट यानी लोन अमाउंट 100 रुपए या उससे ज्यादा है तो उसका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है। ये 4 पॉइंट आए सिंपल के। तो अब हमारी अगली कौन है, अगली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, बाय वे ऑफ कंडीशनल सेल, बाय वे ऑफ कंडीशनल सेल, ठीक है। बाय वे ऑफ कंडीशनल सेल यानी ऐसी मॉर्गेज जिसमें कंडीशन रखी है सेल की। क्या रखी है, एक तो ये कंटिन्यूस हो गया सी, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट। इसमें क्या होता है, द मॉर्गेजर, अब यहां देखना, ऑस्टेंसिबली सेल्स यानी बिल्कुल पक्की तरह से सेल करता है, पूरी प्रोसीजर, द मॉर्गेज प्रॉपर्टी ऑन द कंडीशन, सेल कर दी और कंडीशन दे दी कि भैया मैंने आपको ये सेल कर दी और मैं आपका जो पैसा है अगर नहीं दूंगा तो सेल तो मैंने कर दी है, फिर मैं आपसे अपनी प्रॉपर्टी को वापस नहीं ले सकता। कंडीशनल सेल है, पहले से सेल है। कब, ऑन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट मॉर्गेज मनी ऑन सर्टेन डेट द सेल सेल बिकम एब्सोल्यूट। देखना, ठीक है, तो वो जो है एब्सोल्यूट हो जाती है। क्या हो जाती है, एब्सोल्यूट हो जाती है। वो जो सेल है आपकी एब्सोल्यूट हो जाएगी, किस कंडीशन में, अगर आपने पेमेंट नहीं दिया है, अगर आपने पेमेंट नहीं दिया है तो वो बिल्कुल कानूनी रूप से सब तरह से मान्य हो जाएगी अगर आपने बैंक का पेमेंट नहीं किया। एक छोटा सा मैं करेक्शन करूंगा, ये मुझसे थोड़ी सी गलती हुई है। यहां पर एब्सोल्यूट का मतलब पक्की तरह से और ऑस्टेंसिवली का मतलब दिखावटी रूप से।
ऑस्टेंसिबिलिटी का मतलब, ऑस्टेंसिबली का मतलब दिखावटी रूप से, और जिस दिन अगर वो पेमेंट कोई बोरोवर उसका डिफॉल्ट कर देगा तो उसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट सेल। और एब्सोल्यूट सेल का सिंपल मैं एग्जांपल देता हूं। जब आपने कोई प्रॉपर्टी पसंद करी 2 लाख रुपए की, आपने उसे 2 लाख रुपए दे दिए, उसने आपके नाम रजिस्ट्री कर दी और आपको कब्जा दे गया, दैट इज द काइंड ऑफ एब्सोल्यूट सेल। अब वो वापस नहीं ले सकता आपसे। लेकिन यहां केस क्या है, अगर आप डिफॉल्ट करेंगे तो उसकी हो गई, लेकिन अगर डिफॉल्ट नहीं करते हैं तो वापस आपके पास आएगी वो प्रॉपर्टी। ऑन सच पेमेंट बीइंग मेड द सेल सेल बिकम वॉइड। और क्या होगा कि आप जैसे ही पेमेंट करेंगे, मैंने बोला वापस आएगी, तो वॉइड का मतलब होता है कैंसिल हो जाना। वॉइड का मतलब क्या होता है, कैंसिल हो जाना या खराब हो जाना, मतलब वो काम का नहीं रहना। ऑन सच पेमेंट बीइंग मेड द बायर सेल ट्रांसफर द प्रॉपर्टी। और जिसने पहले ट्रांसफर प्रॉपर्टी में उसकी सेल करा ली थी, यानी रजिस्टर्ड सेल लिख दिया था, वो वापस उसे करनी पड़ेगी। नो सच ट्रांजेक्शन शैल बी डीम्ड टू बी द मॉर्गेजी ऑन कंडीशनल सेल अनलेस द कंडीशन इज embodied in the document which effects or purports the effect of sale। कहने का मतलब है कि ये सारी चीजें क्या है, आपको ये सारी कंडीशनें अपने डॉक्यूमेंट में दर्शानी पड़ेंगी। ठीक है। नो सच ट्रांजेक्शन शैल बी डीम टू बी मॉर्गेज ऑफ, यानी अगर आपने उसमें कुछ ऐसा नहीं लिखा है तो कंडीशनल सेल नहीं मानी जाएगी। अब क्या है इसके जो बेसिक फीचर्स हैं, जैसा अभी हमने बोला, ये दिखावटी होती है, रियल नहीं होती है, लेकिन बाद में ये रियल बन जाती है। मतलब एक तरह से कहना कि एक ऐसा एग्रीमेंट जो आपको बांधे हुए, भैया दे देना नहीं तो गई, और दे दोगे तो वापस आ जाएगी। इफ द मनी इज नॉट रिपेड ऑन द एग्रीड डेट द ऑस्टेंसिबल सेल बिकम्स एब्सोल्यूट अपॉन द मॉर्गेज। ये हमने एक बार और बता दिया। और क्या है, अपॉन द मॉर्गेजर अप्लाइंग टू द कोर्ट एंड गेटिंग ए डिक्री इन हिज फेवर। द मॉर्गेजर हम बता रहे हैं जो बोरोवर, जिसकी जमीन है, वो क्या करेगा, कोर्ट में अप्लाई करेगा और वो वापस हो जाएगा। द मॉर्गेजर इन सच केस लूज हिज राइट टू रिडीम हिज प्रॉपर्टी। जो यहां पर है ना, अगर वो पे नहीं करता है तो समझ लो वो अपना अधिकार खो देता है। मॉर्गेजी यानी बैंक कैन स्यू फॉर फोरक्लोजर, और वो ऐसे मामले में इस मामले को बंद करके बैंक कोर्ट में कहते कि भैया इसने जो है ये हमें प्रॉपर्टी दी थी, इसने नहीं लिया, अब ये समझ लो बात खत्म हो गई। बट नॉट फॉर सेल ऑफ द प्रॉपर्टी। Foreclosure means the loss of the right possessed by the mortgager to redeem the mortgage। यानी जो बोरोवर है, जो जमीन वाला बंदा है, उस बंदे के राइट को खत्म करने का प्रोसेस होता है फोरक्लोजर। ठीक है। देयर इज नो पर्सनल कोवेनेंट फॉर रिपेमेंट ऑफ द डेट, देयरफॉर बैंकर डू नॉट प्रिफर दिस टाइप ऑफ मॉर्गेज। उसमें पर्सनल कोवेनेंट नहीं होता है, इसलिए क्या है, बैंक इसको प्रिफर नहीं करते हैं, यानी बैंकर के लिए ये काम की नहीं है। द मॉर्गेजी कैन नॉट लुक टू अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉर्गेजर इन केस द मॉर्गेजर प्रॉपर्टी प्रूव्स इनसफिशिएंट। क्या मतलब हुआ कि जो बैंक है, जिस प्रॉपर्टी को उसने गिरवी रखा है, अगर उससे उसका पूरा पड़ता नहीं खाता तो वो दूसरी प्रॉपर्टी को वो नहीं कर सकता। पर्सनल आप केस कर सकते हैं। क्या है, द मॉर्गेज कैन नॉट लुक टू अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉर्गेजर इन केस ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी प्रूफ्स, यानी उससे पूरा पड़ता नहीं आता है तो वो नहीं कर सकता। ठीक है। अब मैं जो है आप लोगों के मैसेज पढ़ रहा हूं जरा।
चलिए जी, आप लोगों के मैसेज मैंने पढ़ लिया। कुछ लोगों का सिंगल पेपर बचा हुआ, किसी का कुछ केस है, किसी का कुछ है, और बाकी जो है क्लास हम उसके आगे हम शुरू कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है स्यूफेक्चुअरी मॉर्गेज। स्यू इसमें जो है यू साइलेंट है। स्यूफेक्चुअरी मॉर्गेज, इसमें स्यूफेक्चुअरी मॉर्गेज में क्या है? अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 58D the transfer of property act, a usufructuary mortgage is a transition in which, क्या है देखो उसमें, the mortgager delivers possession expressly। देखो यहां देखना, जो और मामले अभी तक हमने पढ़े थे पोजीशन नहीं मिल रहा था, कागज ले रहे थे, यूज कर रहे थे सब, यहां पर पोजीशन तुरंत मिल गया। कैसे? और बाई इम्प्लीकेशन एंड बाइंड्स हिमसेल्फ टू डिलीवर पेशेंट, मतलब एक तो मिल गया या उसने प्रॉमिस कह दिया कि भाई मैं आपको दे रहा हूं। दूसरे केस में ऑथराइजेज द मॉर्गेजी टू रिटेन सच पोजेशन until payment of a mortgage money and to receive the rents and profits accruing from the property or any part। अब देखो इसमें सुन लीजिएगा, कह रहे हैं कि जो भी मॉर्गेजी है यानी बैंक है, ऑथराइजेज द मॉर्गेजी टू रिटेन सच पोजीशन अंटिल, वो तब तक उसका पोजीशन रखेगा जब तक उसका जो मॉर्गेज मनी है वो पूरा रिटर्न नहीं कर देता बोरोवर, एंड टू रिसीव द, और तब तक उसका किराया भी वसूलेगा वो, कोई प्रॉफिट आ रहा है वो भी लेगा, कौन? बैंक। और एनी पार्ट ऑफ सच रेंट एंड प्रॉफिट एंड टू एप्रोप्रिएट द सेम इन ल्यू ऑफ द इंटरेस्ट, और जो भी उसका पैसा किराया वगैरह आ रहा है उससे उसका इंटरेस्ट को एडजस्टमेंट करता रहेगा बैंक, और इन रिपेमेंट ऑफ मॉर्गेज मनी और पार्टली इन ल्यू ऑफ इंटरेस्ट एंड पार्टली इन पेमेंट ऑफ द मॉर्गेज मनी। क्लियर हो गई बात अपनी? चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या खास बातें हैं? देखो बड़ा अच्छा सा ये एक स्यूफेक्चुअरी मॉर्गेज है। इसमें क्या है, पहले ही पोजीशन उसको दे रहे हैं, मतलब पोजीशन पहले आ जा रहा, सारा उसकी कमाई खा रहा है वो बैंक, ठीक है, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। इसेंशियल फीचर की बात करें तो इसेंशियल फीचर में पहला तो है पुट इन पोजीशन, सबसे पहली बात है कि उसको मिलना है, और बाय पोजीशन इट इज मीन द लीगल पोजीशन एंड नॉट द फिजिकल, मतलब लीगल पोजीशन का मतलब कोई कोर्ट से उसको हटा नहीं सकता, कोई पुलिस वाला आके भगा नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल द मॉर्गेज में कंटिन्यू टू एंजॉय द फिजिकल पोजीशन as the lessee of the mortgagee or the mortgager may be a caretaker of the property। कहने का मतलब हो गया कोई उसका जो एक तरह से जो भी उसको मेंटेन कर रहा है वो मेंटेन करने वाला एक केयर टेकर की तरह उसको वो रख रहा है, ठीक है। डायरेक्टिंग द टेनेंट्स, जो भी किराएदार हैं, कि उनको ये कह सकता है कि भैया इस जो किराया दोगे वो मुझको मत देना, किसको? टू द मॉर्गेजी यानी बैंक को देना। However, the deed must contain the clause providing for the delivery of the property to the mortgagee and authorizing him to retain such possession। रखना तब तक आपको है जब तक वो पैसा पूरा नहीं देता। ये ध्यान रखना है, सेल नहीं है लेकिन पोजीशन पहले मिल रहा है जब तक आप उसका पैसा नहीं देते। द मॉर्गेजी यानी बैंक हैज द राइट टू रिसीव द रेंट्स, ये पहले भी बात हुई थी, जितना भी उस प्रॉपर्टी से फायदा होता है उसको लेने का अधिकारी होता है। सच रेंट्स एंड प्रॉफिट द पार्ट ऑफ देयरऑफ may be appropriated in lieu of interest or in payment of the mortgage money or partly for both, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, unless there is a personal covenant for the repayment of the mortgage money there is no personal liability for the mortgager। अब देखना, ध्यान रखना इसको, कहता है कि जो मॉर्गेजर है उसकी कोई भी पर्सनल लाइबिलिटी नहीं है, यानी जो कुछ वसूलना है आप उस प्रॉपर्टी से वसूलिए, आपको जो भी कुछ वसूलना है उस प्रॉपर्टी से वसूलिए, अगर उससे नहीं हो पाता है तो वो नहीं आप करेंगे, ठीक है। क्लियर है बात बिल्कुल? चलिए, आपके लिए मैंने जो टाइम था 9 बजे कर दिया, आपसे जो डेली जो नाइट वाली क्लास होगी वो 9 बजे ही होगी, जिससे आप लोग अपना आ जाएं, और ये मेरी बिल्कुल गारंटी है, आप सारी क्लासेस को अटेंड करिए, आप सारी क्लासेस को प्लीज़ अटेंड करिए,
आप डेफिनेटली जो है पास हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। चलो आगे देखते हैं। देयरफॉर द मॉर्गेजी कैन नॉट स्यू द मॉर्गेजर फॉर रिपेमेंट ऑफ द मॉर्गेज डेट, यानी भैया वो जो तूने प्रॉपर्टी रख ली है उसी से काम चला लो, मेरे पर केस मत करना। नॉर कैन बी स्यू द मॉर्गेजर फॉर द सेल ऑफ फोरक्लोजर ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी, ठीक है। वो केवल पोजीशन से काम चलाएगा, उसके पोजीशन मिला रहेगा उसको, लेकिन सेल वेल की बात नहीं हो रही यहाँ पे, उसका यूज करना। ऐसे समझ लो कि आपने किसी को अगर अपनी गाय या भैंस दे दी तो उससे जो दूध वगैरह आ रहा है वो वही यूज करेगा, ठीक है। सेल नहीं किया आपने यहाँ पे, सीओ फिक्चर में सेल नहीं, कंडीशनल सेल में सेल हो रहा था। देयर इज नो टाइम लिमिट फॉर स्पेसिफाइड द मॉर्गेज रिमेन्स द पोजीशन द प्रॉपर्टी अंटिल द डेट, और इसमें कोई भी लोन का रिपेमेंट नहीं है, क्योंकि उसको जो भी पैसा लेना है उस प्रॉपर्टी से वसूलेगा वो। द ओनली रेमेडी फॉर द मॉर्गेजी, यानी बैंक के पास, टू रिमेन इन पोजीशन ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी एंड पे देमसेल्फ आउट ऑफ द, वो क्या है, बस एक ही रेमेडी है, वो भैया उस प्रॉपर्टी को तब तक वो रखे, ठीक है। इफ द मॉर्गेजर फेल्स टू स्यू फॉर रिडेम्पशन विद 30 ईयर्स, और अब देखो सुनो, यहाँ पर जो 30 ईयर की चेन बार बार कहते हैं, 30 ईयर की चेन, 30 ईयर की चेन लेते हैं, वो यही कह रहा है कि भैया आपको अपना पैसा 30 सालों में उससे वसूल लेना है। 30 साल एक मैक्सिमम पीरियड है, ठीक है। मॉर्गेजर अगर 30 साल में पैसा नहीं देता, उसके बाद द मॉर्गेजी बिकम द एब्सोल्यूट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, उसके बाद वो मालिक हो जाएगा, क्योंकि आपको 30 साल के अंदर पैसा देना है, ठीक है। और बैंकर बिल्कुल डू नॉट प्रेफर करते हैं, बैंकर इसको नहीं लेते हैं, क्योंकि पर्सनल कोवेनेंट नहीं है, और मान लिया उससे प्रॉपर्टी से नहीं आएगा तो केस नहीं कर सकते, ठीक है। और मनी कैन बी रिकवर्ड ओनली बाय द अप्रोप्रिएशन ऑफ, और मनी जो है बार बार हमने बोल दिया कि केवल उसके रेंट वगैरह से ही की जा सकती है, ठीक है। अब आई बहुत इंपॉर्टेंट आई इंग्लिश मॉर्गेज। इंग्लिश का ई और ये सेक्शन है ई, ठीक है। तो इसमें है, इसमें क्या है, इज ए ट्रांजेक्शन इन विच द मॉर्गेजर बाइंड हिमसेल्फ टू रिपे द मॉर्गेज मनी ऑन ए सर्टेन डेट and transfer the mortgaged property absolutely to the mortgagee, but subject to the provision that he will transfer it to the mortgager upon the repayment। अब देखो इसमें क्या है, to repay the mortgage money on a certain date and transfer the mortgage property absolutely to the mortgagee। क्या बोलता है देखो इसमें, वो ये कह रहा है कि जब भी ऐसा इंग्लिश मॉर्गेज होती है तो उस केस में मॉर्गेजर जो है, यानी बोरोवर या जो ओनर है, वो अपने आप को एक प्रॉमिस करता है मॉर्गेज मनी को एक सर्टेन डेट में लेने की, एंड ट्रांसफर द मॉर्गेज प्रॉपर्टी एब्सोल्युटली टू द मॉर्गेजी, बट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ही विल ट्रांसफर, यानी एक बार ट्रांसफर कर दी और पे होने के बाद वापस जाएगी, यानी 2 बार डीड हो रही है। यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है इधर और फिर इधर, बोथ वे होगा इसमें, ठीक है, क्लियर होगा। तो इंग्लिश मॉर्गेज में क्या होता है, बिल्कुल रियल ट्रांसफर हो जाता है उसका, लेकिन जिस दिन वो पैसे दे देगा तो वो उसको वापस, यानी दोनों बार एब्सोल्यूट काम हो रहा है। इट प्रोवाइड फॉर ए पर्सनल कोवेनेंट टू पे a specified date notwithstanding the absolute transfer of the property, यानी अब पर्सनल कोवेनेंट होती है, अगर उसका पैसा नहीं वसूला तो उससे वसूल सकता है। देयर इज एन एब्सोल्यूट ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी इन फेवर ऑफ द मॉर्गेज, यानी बैंक के लिए एब्सोल्यूट ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। आगे, हाउएवर सच एब्सोल्यूट ट्रांसफर इज सब्जेक्ट टू द प्रोविजन दैट द प्रॉपर्टी शैल बी रिकन्वेड टू द मॉर्गेजर। क्लियर हो गया, क्या बोलता है, एब्सोल्यूट ट्रांसफर जो होता है एक प्रोविजन के तहत होता है, जिसमें प्रॉपर्टी शैल बी रिकन्वेड, यानी वापस होगी इन द इवेंट ऑफ रीपेमेंट, ठीक है। द मॉर्गेजी कैन स्यू द मॉर्गेजर फॉर रिकवरी ऑफ द मनी, तो क्यों, उसने बोला मॉर्गेजी यानी बैंक जो है मॉर्गेजर के अगेंस्ट में कोई कोर्ट केस कर सकता है, काहे के लिए, रिकवरी ऑफ द मनी के लिए, और वो उसके लिए फाइनल डिक्री, जो ये सेल यहाँ पे पहली बार में हुई है तो उस सेल को डिक्री प्राप्त करने का मतलब उस सेल को कानूनी रूप से, यानी उसको कोई चैलेंज नहीं कर पाए। क्लियर हो गई बात, चलो
अब आया सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, और इस वाले पार्ट से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का आएगा जो आपके 50 मार्क्स को पूरा करता है, यानी 49 से 50 इसी वाले से होते हैं, ठीक है। क्या है सेक्शन 58F में ये बताया गया है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के। क्या बोला डेफिनेशन, क्या, वेयर अ पर्सन इन एनी ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स, कौन कौन से, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, एंड in any other town which the state government concerned may by notification in the official gazette specify in this behalf delivers to the creditor or his agent document of title to immovable property। यानी देखो क्या बात है, डिलीवर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और इक्विटेबल मॉर्गेज में क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड होती है, यानी उसकी रजिस्ट्री के पेपर रखे जाते हैं, ना सेल होती है, ना कंडीशनल सेल होती है, ना फ्यूचर में बिक्री होगी, ये कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ उसके कागज जमा किए जाते हैं, और वो जमा का मतलब डिलीवर्स बोल रहा है, क्या बोल रहा है, डिलीवर्स, ठीक है। विद इंटेंट टू क्रिएट अ सिक्योरिटी देयर ऑन the transaction is called a mortgage by deposit of title deeds। क्लियर होगी बात, चलो नेक्स्ट में आता है डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल। नेक्स्ट में क्या आता है, डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल। क्या बोलता है, डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल और टाइटल डीड in case of mortgage by deposit deed shall be the documents or instruments which relate to the ownership of the mortgager over the property। क्या बोला कि डॉक्यूमेंट किन की बात कर रहा है, जो ओनरशिप को प्रूफ करते हैं, उन डॉक्यूमेंट की बात कर रहा है, ठीक है। In other words, by virtue of a document or instrument, if a person has a right to peaceful possession and enjoyment of the immovable property, then such a document or instrument called the title deed। यानी कौन से डॉक्यूमेंट को टाइटल डीड बोला हुआ, जिसमें ये माना जाए कि भैया ये बिल्डिंग किसी की है, ये जो चाहे इस बिल्डिंग का करे। इन द केस ऑफ द सिंडिकेट बैंक वर्सेस, ये कोई केस है मॉडर्न टाइल एंड सिटी वर्क्स का, कोई 1980 का केस है। इसमें एक्सप्लेन किया गया है जज के द्वारा दैट डॉक्यूमेंट टाइटल मींस द लीगल इंस्ट्रूमेंट। कौन सा, एक डॉक्यूमेंट वो जो लीगल इंस्ट्रूमेंट यानी कानूनी रूप से जिसको आप वैलिड करेंगे, विच प्रूव्स द राइट ऑफ द पर्सन इन द पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, ठीक है। इसेंशियल फीचर की बात आई तो पहली बात इसमें आई, कैन बी अफेक्टेड ओनली इन द टाउन्स नोटिफाई द स्टेट गवर्नमेंट। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि मॉर्गेज, जो इक्विटेबल मॉर्गेज होता है, वो इक्विटेबल मॉर्गेज कब हम कहाँ हम क्रिएट कर सकते हैं। तो बिल्कुल साफ साफ इसका आंसर है, ना मेट्रो सिटी, ना अर्बन सिटी, ना सुपर मेट्रो सिटी, ना रूरल, कुछ नहीं, ऐसी वो सारी प्लेसेस जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट ने अपने गजट में ये नोटिफाई कर दिया कि इस एरिया में क्या हो सकती है, टाइटल डीड का डिपॉजिट मतलब एक्ट हो सकता है, डिलीवरी हो सकती है, कि हम कागज आपको दे रहे, बैंक को बोल रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं फिर बोल रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यही आपके एग्जाम में आएगा। तो जरा सब लोग अब आंसर कर दीजिए कि टाइटल डीड की डिलीवरी किन पॉइंट्स पे डिपेंड करती है। इस क्लास को कंप्लीट करने के बाद आप गारंटी है मॉर्गेज वाले कोई भी एमसीक्यू पढ़ लेना, गलत नहीं होगा। स्टेट गवर्नमेंट की गजट नोटिफिकेशन पर, ठीक है। तो बिल्कुल क्लियर है, ना गांव, ना शहर, ना अर्बन, ना मेट्रो, कोई मतलब नहीं, अगर गवर्नमेंट अगर उसको बोल देगी। अब कई बार एक थोड़ा सा वैसे टेक्निकल इशू आता है कि कुछ यूनियन टेरिटरी हैं, वहां पर
यानी ये स्टेट का मतलब यहाँ पर है कि गवर्नमेंट वहाँ की, चाहे वो स्टेट की हो सेंट्रल की हो, वो इश्यू करेगी गजट नोटिफिकेशन। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, मही ने आंसर दिया। ठीक है, however the territorial restriction refer to the place where the title deeds are delivered and not to the situation of the property mortgage। अब देखो वो ये कह रहा है कि भैया जो टेरिटोरियल रेस्ट्रिक्शंस रेफर हो रही है वेयर द टाइटल डीड्स आर डिलीवर्ड एंड नॉट टू द सिचुएशन ऑफ द प्रॉपर्टी, यानी उस प्रॉपर्टी वो कहाँ की है इससे कोई मतलब नहीं है, कहाँ वो डिलीवर हो रही है उसी से मतलब है। ठीक है, तो क्या बात आई यहाँ पे, मॉर्गेज क्रिएट और मॉर्गेज में करने में क्या 3 इंग्रेडिएंट है, कर्जा होना चाहिए और डिपॉजिट और टाइटल डीड होना चाहिए और उसमें उसका इंटेंशन होना चाहिए काहे का, एक्ट एज ए सिक्योरिटी फॉर डेट। 3 बातें आ गई। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो अगले पे आए हम लोग, एनामोलस मॉर्गेज। ठीक है, इसके लिए मैं थोड़ा सा और आपको एक्सरसाइज में करा देता हूं जिससे आपको ये चीजें समझ में आ जाए कि ये जो मैं, और ये क्वेश्चन यही आता है, और पता है आपको कितने नंबर का क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन 2 नंबर का आता है। 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। मैं आपके सामने केस स्टडी छोटी सी बना रहा हूं। ठीक है, दिल्ली आपका एटा। ठीक है, अब जो जो शहर मेरे को नाम से याद आएंगे तो उस हिसाब से करूँ। और एक है रमेशपुर। ठीक है, बंदा जो है यहां सर्विस करता है। ठीक है, और यहां पर बैंक है। ठीक है, उसका परमानेंट एड्रेस ये है। ये केस आपको बहुत सारी चीजें क्लियर करेगा। परमानेंट एड्रेस ये है। ठीक है, और प्रॉपर्टी वो खरीद रहा है किसी विलेज में। ठीक है, ये भी एक विलेज है, ये भी एक विलेज है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि क्या इस पर लोन हो सकता है। बिल्कुल, पीबीबी में भी इसके क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि मॉर्गेज नाम आपने फर्स्ट पेपर में पढ़ लिया था। हाँ जी, ये केस मैंने बनाया है। कोई बंदा है वो एटा में सर्विस करता है। एटा इज ए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, दिल्ली में वो रहने वाला है, प्रॉपर्टी वो यहां पर खरीद रहा है। ठीक है, क्या वो लोन बैंक देगा इनको? तो आंसर आ रहा है कि लोन हो सकता है। आंसर क्या आ रहा है कि लोन हो सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, लोन भी हो गया। अब मैं बोलता हूं कि इक्विटेबल मॉर्गेज कहां होगा। इक्विटेबल मॉर्गेज कहां पर होगा, ये आपको आंसर देना। किस प्लेस पर इक्विटेबल मॉर्गेज हो सकता है? वन, टू, थ्री, 4, कौन से प्लेसेस पर मॉर्गेज हो सकता है, आपने आंसर करना है। पिंकू झा जी ने आंसर दिया 4th। एक आंसर हमारे पास आया, 4th आया। और आंसर विलेज, वही 4th आया। जिस सिटी में वो प्रॉपर्टी है, जिससे प्रॉपर्टी कहाँ है, 4th पे है। ठीक है, विलेज पर। 3 नंबर में बताया कि
एक आंसर आया 3 में, ठीक है। लक्की बख्शी जी बोलते हैं एनी प्लेस पर। चलो जी, बहुत सारे आंसर आए। मुझे खुशी है कि मुझे इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन करने का मौका दिया आपने। देखो ये क्वेश्चन 2 नंबर का आता है, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो इसीलिए आपके आंसर गलत आ रहे हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि आपका जो मॉर्गेज होगा, इक्विटेबल जो मॉर्गेज होगा, क्वेश्चन इसका है, वो उस प्लेस पर होगा जिस प्लेस को गवर्नमेंट ने नोटिफाइड किया है। और मैंने इंटेंशनली 2 प्लेसेस क्या लिखे थे, विलेज, इंटेंशनली। एक प्लेस मेट्रो लिखा, एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर लिखा। इन सब कहानियों को छोड़ दीजिए, आप सीधे बोलिए कि जो प्लेस गवर्नमेंट ने नोटिफाइड किया होगा, यानी आइदर दिल्ली और एटा और रमेशपुर और दिस विलेज, कहीं पर भी इक्विटेबल मॉर्गेज क्रिएट हो सकता है। यानी कहीं पर भी का मतलब सड़क पे नहीं, जहां पर बैंक है। अब पता लगा यहां बैंक जो है ही नहीं, तो क्या करोगे आप? भाई हर जगह बैंक होता है कि प्रॉपर्टी आपकी 20 किलोमीटर दूर है और वहां बैंक नहीं है, बैंक आपका 20 किलोमीटर दूर है, वहां आप लोन ले रहे, प्रॉपर्टी 20 किलोमीटर दूर है, तो आप क्या लोन नहीं देते क्या? तो पहली बात है कि इक्विटेबल मॉर्गेज क्रिएट होगा तो बैंक प्रेमाइसेस में होगा, और वो बैंक प्रेमाइसेस नोटिफाइड जगह पर आता हो। क्लियर हो गया या नहीं हुआ अभी भी? तो कहने का मतलब ये है कि लोन जो है, लोन यहां हो सकता है, और अगर ये विलेज नोटिफाइड नहीं है तो उसका इक्विटेबल मॉर्गेज इधर भी क्रिएट हो सकता है, इधर भी क्रिएट हो सकता है, इधर भी क्रिएट हो सकता है, अगर यहां पर कोई बैंक दूसरा है। ऐसा अक्सर जो गांव वाली ब्रांचें होती हैं उनका वो हाउसिंग लोन करती हैं, लेकिन उसका जो इक्विटेबल मॉर्गेज होता है पास की बड़ी ब्रांच में होता है, क्योंकि वो गांव गवर्नमेंट ने नोटिफाइड नहीं किया हुआ। मतलब जहां पर ब्रांच है वहां पे राइट नहीं। मैं फिर बता रहा हूं, वो ब्रांच आपकी नोटिफाइड जगह पर होनी चाहिए। ऐसा कोई जो ये क्लास ले रहा है इनमें से एक बच्चा ये बता दे, जो ये मैं केस बता रहा हूं कि आपकी ब्रांच में कोई हाउसिंग लोन हुआ और वो हाउसिंग लोन की इक्विटेबल मॉर्गेज किसी दूसरी ब्रांच में हुई, जरा बताएं। आपने अगर काम किया है एडवांसेस में तो ही बता पाएंगे आप। और इसके लिए एक एग्जांपल और देता हूं मैं। आईसीआईसीआई बैंक है, उसका इक्विटेबल मॉर्गेज सबका चेन्नई या मुंबई में होता है, चाहे आप देहरादून में लोन लें चाहे कहीं लोन लें। समझ में आई बात? तो इक्विटेबल मॉर्गेज वहां क्रिएट करते हैं। गणेश राम जी बोल रहे हैं, जो मुझसे कह रहे थे कि मेरा सर इंतजार कर रहे थे। बिल्कुल। तो बिल्कुल क्लियर हो गया है केस, अभी भी कोई गुंजाइश रह गई है? इतना साफ किस बुक में लिखा हो तो बुक की कॉपी मेरे को भेज देना। 2 मार्क्स श्योर। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो 2 मार्क्स का आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनामोलस, क्या बात आ गई? एनामोलस। एनामोलस का मतलब है जो भी हमने 5 तरीके के पढ़ लिए उसके अलावा कोई। क्या बोलता है? जी पे आ गए। अ मॉर्गेज विच इज नॉट सिंपल मॉर्गेज, नॉट कंडीशनल सेल, नॉट स्यूफिक्चरी, नॉट इंग्लिश और नॉट बाय डिपॉजिट। तो कहता ना तो वो सिंपल वाली है, ना कंडीशनल है, 3, 4, 5, इन पांचों में से कोई नहीं है। विद इन द मीनिंग सेक्शन इट इज कॉल्ड द एनामोलस मॉर्गेज। कोई अलग अनोखी तरह की मॉर्गेज को एनामोलस बोला हुआ है। ठीक है, तो क्या है देखो एसेंशियल फीचर। पहली बात है, पहली बात तो मॉर्गेज तो होना चाहिए। मॉर्गेज का मतलब क्या है?
एक सर्टेन डेट के लिए प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी के रूप में देना, ठीक है। इट इज नेगेटिवली डिफाइंड शुड नॉट बी एनी वन ऑफ द मॉर्गेज, यानी जो ऊपर की लिस्ट है उसमें से कोई ना हो, पांचों में से। एनामोलस मॉर्गेज आर यूजुअली ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू मॉर्गेज, जहां पे टू मॉर्गेज टाइप को क्या कर ले, कॉम्बिनेशन बोलते हैं। जैसे सिंपल और स्यूफिक्सरी को ऐड कर लिया, स्यूफिक्सरी मॉर्गेज अकम्पेन्ड बाय द कंडीशन सेल। तो दो तरह के मिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आ जाते हैं तो होता है, ठीक है, बाय कस्टम एंड लोकल, ठीक। मेरिट की बात करते हैं, मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ द इक्विटेबल मॉर्गेज। द बोरोवर सेव्स द स्टैम्प ड्यूटी ऑन द मॉर्गेज डीड। अब क्या मेरिट है कि जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं वो कम लगते हैं, किसमें, इक्विटेबल मॉर्गेज में। आपने पता होगा कि 0.05% उसमें लगता है, 5 रुपये हजार बोलते हैं जिसको, पर मैक्सिमम जो है 10,000 है। तो आप चाहे 10 करोड़ का भी हाउस लोन लेंगे तो आपकी स्टैम्प ड्यूटी इक्विटेबल मॉर्गेज में 10,000 लगती है। इट इन्वॉल्व द मिनिमम फॉर्मेलिटी, बस आप जमा करिए, एक फॉर्म में साइन करिए, हो जाता है काम, और लेस टाइम में हो जाती है, ठीक है। इट कैन बी डन विदाउट मच पब्लिसिटी, देयरफॉर द कस्टमर पोजीशन इज नॉट। अब वो क्या है, कहीं ना तहसील में जा रही, ना अखबार में जा रही, ना डाकिया ले जा रहा, कुछ नहीं, चुपचाप गए और कर दिया आपका, ठीक है। डीमेरिट क्या है, डिफॉल्ट होने पर आपको डिग्री ऑब्टेन करना, यानी सेल की डिग्री, प्रॉपर्टी की सेल की डिग्री ऑब्टेन करना, यानी कोर्ट जाके ही आदेश मिलेगा तभी आप बेच पाओगे, ठीक है। अब वो अलग बात है कि अब जो है जब से सरफेसी एक्ट में आया है तब से क्या हुआ है कि आप सेल करने के लिए बिना कोर्ट में जाए भी आप सेल करते हैं, एक नोटिस देते हैं, दूसरा नोटिस देते हैं और पोजीशन में लेते हैं और सेल ऑक्शन में कर देते हैं। तो इसमें क्या है, कोर्ट जाने की दिक्कत आती है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। और अगर कोर्ट जाना पड़ेगा तो एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है, क्लियर है। और कैन बी ओवरकम बाय इंसर्टिंग अ कोवेनेंट बाय विच द मॉर्गेज इज गिवन द पावर ऑफ सेल, इन दैट केस ये कुछ नहीं है इंपॉर्टेंट। अगला क्या है, वेयर द इंपॉर्टेंट बोरोवर इज होल्डिंग द टाइटल डीड इन कैपेसिटी एज ए ट्रस्टी। अब कई बार कोई प्रॉपर्टी को ट्रस्टी की तरह रखता है और इक्विटेबल मॉर्गेज द सेम इज इफेक्टेड, यानी ट्रस्टी की कोई जमीन है उसको मॉर्गेज कर देता है, तो उसमें क्या है, द क्लेम ऑफ द बेनिफिशियरी अंडर ट्रस्ट विल प्रिवेल, यानी जिसने पैसे दिए थे उस जमीन के लिए, वो बेनिफिशियरी है, वो उसका प्रायोरिटी रहता है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, और बोरोवर क्या है, उसी प्रॉपर्टी पे दूसरा लीगल मॉर्गेज भी क्रिएट कर सकता है किसी और पार्टी के। वैसे उसकी पॉसिबिलिटी नहीं होती क्योंकि उसमें क्या होता है, ओरिजिनल टाइटल डीड तो आपने रखी हुई है, ठीक है। इन इंडिया देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू टाइप ऑफ मॉर्गेज, ठीक है। कौन सी, वो कहता है बिटवीन द टू टाइप मॉर्गेज अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 48 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, मॉर्गेज by deposit title deed prevails against any subsequent mortgage relating to the same property. Similarly, the title of the equitable mortgage is not defeated by the subsequent sale without notice. However, to avoid the risk this time, the equitable mortgage should be accepted only after obtaining the original. तो ये कह रहे हैं कि भैया कोई भी सेकंड चार्ज अगर सब्सिक्वेंट चार्ज क्रिएट कर देता है तो उसमें वो ये बता रहे हैं कि जिसके पास टाइटल डीड होती है उसका ज़्यादा उसमें राइट रहता है, ठीक है। और अगली इसमें बात आती है यहाँ पर इंग्लैंड, क्योंकि ये सब सारी जो कानून शुरू हुए थे इंग्लैंड से शुरू हुए थे, तो इंग्लैंड में जो ये लॉ हैं वो थोड़े से डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है, बिटवीन इक्विटेबल मॉर्गेज और लीगल मॉर्गेज में क्या फ़र्क है, जिसको हम सिंपल मॉर्गेज कहते हैं, ठीक है। द लेटर प्रिवेल्स इवन दो it is effected subsequently. The law regarding this, as between law and equity, law prevail, as between equities the prior time prevail. यहाँ पर ये कह रहा है कि जो इक्विटेबल मॉर्गेज है और लीगल मॉर्गेज जो है वो थोड़ा सा उसमें क्या है फर्क होता है, जबकि दूसरा वाला जो है जो सेकंड वाला जो सिंपल मॉर्गेज है इफेक्टेड सब्सिक्वेंटली वो भी एक्टिव हो सकता है, ठीक है। अच्छा, एक डिफरेंस बताया गया है यहाँ पर आपको कि मॉर्गेज, इक्विटेबल मॉर्गेज और प्लेज में क्या फ़र्क है।
प्लेज जो होता है लिमिटेड इंटरेस्ट होता है प्लेज में, ठीक है, जबकि लीगल ओनरशिप पासेस टू द मॉर्गेजी ऑफ कोर्स सब्जेक्ट टू द मॉर्गेजर टू रिडीम द प्रॉपर्टी। यानी मॉर्गेज में एक तरह से उसका मालिक जो है वो बैंक हो जाता है, लेकिन उसको रिडीम कराना पड़ता है। ओके, तो प्लेज और मॉर्गेज के डिफरेंस की बात हम कर रहे थे। तो इसमें क्या है, प्लेज जो होता है लिमिटेड इंटरेस्ट एक्वायर करता है, जबकि इसमें पूरी ओनरशिप जाती है। और पॉनी हैज स्पेशल प्रॉपर्टी इन द गुड्स प्लेज्ड कैन सेल द सेम इन द इवेंट ऑफ डिफॉल्ट। पॉनी का मतलब बैंक, ठीक है, इन द इवेंट ऑफ द डिफॉल्ट। प्लेजर का मतलब है बोरोवर, जो ओनर है, प्लेजर का मतलब ओनर। और लेकिन उसको एक क्या होता है, एक नोटिस देना पड़ता है। मॉर्गेज में बोल रहे हैं एज ए रूल टेक्स डिक्री लेनी पड़ती, केवल नोटिस से काम नहीं चलेगा। पॉनी हैज नो राइट टू फोरक्लोज, ठीक है, बैंक फोरक्लोज नहीं कर सकता। ही कैन ओनली सेल द प्रॉपर्टी, यानी उसको अपने नाम पे नहीं ला सकता, सेल कर सकता है। जबकि मॉर्गेज में क्या है, वो अपने नाम ला सकता है, ठीक है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट अगला एक क्वेश्चन आपके केस हिस्ट्री में और आता है, प्रायोरिटी ऑफ मॉर्गेज, यानी पहला मॉर्गेज किसको माना जाएगा। तो उसमें बोलते हैं सेक्शन 48 में, जैसे पीछे वो करते तो उसमें बोलते हैं द रूल इज बेस्ड ऑन मैक्सिम। मैक्सिम का मतलब होता है प्रचलित रूल्स। ही हैज द बेटर टाइटल हु वाज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ टाइम, जिसने पहले ये एक्शन किया था वो उसका फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी रहती है। It lays the general rule regarding the priority of rights created by transfer by person at different time or over the same immovable property, and provides that as between such right, each later created right is subject to the right previously created। कहने का मतलब यहाँ पर हुआ कि ऐसे मामले में जिसने पहले अपना राइट क्रिएट किया है उसका अधिकार होता है, ठीक है। वी मे फर्दर सी एज हाउ द रूल प्रो। अब कैसे है, देखो इसमें एक दो चीजें हैं। देखो, प्रायोरिटी एमंग्स रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट। रजिस्टर्ड का मतलब है कि दूसरा क्या है, प्रायोरिटी बिटवीन रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड। तो रजिस्टर्ड में दो आ गए मान लिया, ठीक है। तो कौन कौन से आता है, रजिस्ट्रेशन का एक्ट है जहां पे आप अपनी चीजों को सब रजिस्टर्ड कराते हैं। प्रोवाइड्स रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट ऑपरेट नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स रजिस्ट्रेशन बट एट द टाइम ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन। अब देखो सुनो, आपने रजिस्ट्रेशन कराया, देखो दो केस ले लेते हैं इसमें। रजिस्ट्रेशन एग्जांपल लेता हूं मैं, यहां पर है एक तो क्रिएट करना और एक रजिस्टर्ड करना। सपोज कीजिए 15 अक्टूबर 2020 को क्रिएट किया और इसने 30/10/2020 को वो कराया। दूसरे ने 28/10 को क्रिएट किया और 29/10 को 20 को रजिस्टर्ड करा लिया। आपको बताना है इसमें से आंसर किसका प्रायोरिटी रहेगा, कौन से केस का, कौन से केस का प्रायोरिटी रहेगा। दो आंसर आ गए आप लोगों में, देखो अलग अलग गलत आंसर आ रहे हैं। इसकी प्रायोरिटी रहेगी, ये केस समझा रहा है। उसने रजिस्ट्रेशन बाद में कराया लेकिन क्रिएट कब कर लिया था, 15 अक्टूबर को, ठीक है, क्लियर हो गया। अब दूसरा केस देता हूं मैं आपको, तीसरा केस देता हूं, नंबर 3। 10 जुलाई 20 को कराया और 30/10/20 को कराया। इस केस में किसका रहेगा,
पहले वाले में तो आंसर आएगा फर्स्ट। अब 1 2 3 तीन केस के एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पर हैं। तीन केस में से किसको प्रायोरिटी मिलेगी? एक केस और लिख दिया मैंने, 10 जुलाई 20 को कराया और इधर कराया 1 नवंबर 20 को। चार केस में बताइए। चलो मैं बता देता हूँ आपको। देखो, जब रजिस्ट्रेशन की डेट सेम होती है तो जो पहले प्रायर होता है, यानी ये इस केस में ये वाला आएगा, ठीक है। जब रजिस्ट्रेशन की डेट बाद में है तो इसमें इसका राइट खत्म होगा। बताता हूं क्यों। क्योंकि ये एक टाइम होता है 30 डे का। रजिस्ट्रेशन जो होते हैं इन सब के, वो 30 डे में इनके रजिस्ट्रेशन होते हैं। जो टाइम है 30 डे में रजिस्टर्ड हो जाने चाहिए एग्जीक्यूशन के बाद। तो 30 डे में एग्जीक्यूट होके नहीं हो रहा है, तो इससे पहले ये तीनों लोग प्रायोरिटी में आ गए। इस केस में ये जो है ये सबसे लास्ट पहुंच गया, चौथा नंबर केस, ठीक है, क्लियर है। और इन तीनों में वही केस है, जब वो तो आउट हो गया चौथा, तो तीन रहे, तो उसमें जो है थर्ड नंबर पहला हो जाएगा। इसको हम ऐसे कह सकते हैं, देखो अगर ये चारों को लेते हैं, इसका सबसे फर्स्ट नंबर है, इसके बाद दूसरा नंबर आपका रहेगा ये, तीसरा नंबर रहेगा ये, और चौथा नंबर ये प्रायोरिटी ऑफ चार्जेस है, ठीक है। अच्छा, एक केस और ले लेते हैं हम इसमें, कि अगर 6 नंबर केस ले लेते हैं, 5 नंबर केस ले लेते हैं। किसी ने 2/6/20 को कराया और रजिस्ट्रेशन कराया ही नहीं, तो अब यहां पे मामला आ गया रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड का। क्या मामला आ गया? रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड का मामला आ गया। तो जैसा अभी हम बुक में देख रहे थे, दो केसेस हैं यहाँ पे। पहला केस है प्रायोरिटी अमंग द रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट, दूसरा है प्रायोरिटी बिटवीन रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड। तो क्या बोलता है यहाँ पे? द डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड अर्लियर दाउ रजिस्टर्ड लेटर देन अनदर हैज द प्रायोरिटी। ये मैंने बिल्कुल आपको साफ साफ बता दिया। इसमें अगर हम बात करेंगे कि एक रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड, तो उसमें क्या है? लेट अस नाउ डील विद द एक्सेप्शंस टू द रूल दैट प्रायोरिटी इज डिटरमाइंड बाय द ऑर्डर ऑफ टाइम which either have been created by statute or owe their origin to the ancient rule of Hindu law, which require delivery of the possession in the case of the security of land. There are also some exceptions of recognized in the Indian system founded upon general principle of justice. यहाँ ये बात कर रहा है कि भैया एक तो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग है, इसमें एक्सेप्शंस मिलते हैं, बाकी जो जनरल प्रिंसिपल हैं लॉ के उस पर भी कुछ एक्सेप्शंस मिलते हैं। विच इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सप्रेस इनैक्टमेंट इंडिया जजे आर बाउंड टू द एडमिनिस्टर एंड विच हैव बीन मोस्टली बोरोड फ्रॉम द, ये सारे कानून कहाँ लिए गए हैं? इंग्लिश लॉ से। तो क्या है? फर्स्ट एक्सेप्शन इन द कंटेन्ड इन द सेक्शन 50 द रजिस्ट्रेशन एक्ट विच अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस अलाउ द रजिस्टर्ड मॉर्गेज प्रायोरिटी। मैंने बताया ना, जो रजिस्टर्ड मामला है वो पहले होगा किस पर? अनरजिस्टर्ड पे। यानी जब आपने रजिस्ट्रेशन वाले कानून को बिल्कुल समझा दी, मैंने ये काम किया, जिसने नहीं समझाया उसको छोड़ दो आप। However, it may be noted that a prior mortgage by deposit title deed is not affected by the subsequent registered mortgage. अब यहाँ क्या बोल रहा है कि इक्विटेबल मॉर्गेज में तो रजिस्ट्रेशन कराना ही नहीं है। ये जो हमने जो केस आपको बताया है, ये केस आप ऐसे समझिए कि ये जो हमारा लोन होते हैं वाले एग्रीकल्चर के लोन जिसमें टाइटल डीड जमा नहीं करनी पड़ती है और उनको रजिस्ट्रार के वहाँ रजिस्टर, ये एक तरह से आपके एग्रीकल्चर लोन्स का केस हुआ। और अगर हम बात करेंगे इक्विटेबल मॉर्गेज की, ये इक्विटेबल मॉर्गेज का हुआ। अगर इक्विटेबल मॉर्गेज के दो केस हैं आपके पास, ऐसी कोई जमीन नहीं होती जिसमें इक्विटेबल मॉर्गेज और एग्रीकल्चर मॉर्गेज साथ साथ लग जाए। एग्रीकल्चर के रूल्स अलग हैं और इक्विटेबल मॉर्गेज के रूल्स अलग हैं, ठीक है।
चलो, लिमिटेशन पीरियड की बात आती है तो लिमिटेशन पीरियड में आता है जो आर्टिकल 62 है लिमिटेशन एक्ट का, उसमें लिमिटेशन जो सूट आपको फाइल करना है अगर नॉन पेमेंट वो करता है तो उसमें लिमिटेशन पीरियड जो है यहाँ पे देखिए, द सैड एक्ट प्रोवाइड्स ए लिमिटेशन पीरियड इन केस ऑफ फोरक्लोजर ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी द लिमिटेशन पीरियड फॉलोइंग सूट टू सेल ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी 12 ईयर। तो क्या है, फोरक्लोजर के मामले में 30 ईयर और कोई केस डालने के मामले में, फोरक्लोजर का मतलब कब्जा लेना और केस डालने का मतलब 12 ईयर। कब्जा लेना 30 साल तक किसी का कब्जा नहीं है तो जिसके पास है उसी की है। 12 साल में कोई क्लेम नहीं हुआ है लोन के उसका, तो इसका मतलब ये है कि कोई लोन क्लेम नहीं है। दोनों क्लॉज आ गए इसमें, ठीक है। अब क्या बात आता है, इन्फोर्समेंट ऑफ मॉर्गेज सम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। इन्फोर्समेंट ऑफ मॉर्गेज सम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है इन्फोर्समेंट कराना, उसमें इन्फोर्समेंट कराने का मतलब ये है कि आपने प्रॉपर्टी मॉर्गेज तो कर ली लेकिन उसको आप बेच पाएंगे या नहीं बेच पाएंगे, बातें उसकी हो रही हैं। तो उसमें क्या बोलता है, पॉपुलर टाइप ऑफ मॉर्गेज ऑब्टेन, बैंकर के लिए बता रहा है, एक तो टाइटल डीड वाला है, एक इंग्लिश मॉर्गेज है और एक सिंपल मॉर्गेज, ये 3 तरह का करता है। कंडीशनल, स्यूफिक्सी और एनामोलस बैंक नहीं करता है। सबकी इन्फोर्समेंट के लिए आपको क्या है, सिविल सूट है। इसमें आपकी बुक में ये नहीं दिया हुआ लेकिन आप सरफेसी भी अब आप मान लीजिए, ठीक है। तो सिविल जो कोड ऑफ प्रोसीजर 1908 के द सेक्शन 16C द सिविल प्रोसीजर प्रोवाइड्स द सूट ऑफ फॉर सेल ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी शैल बी फाइल्ड इन कोर्ट, जिसका कहाँ फाइल करेंगे, हुज जुरिडिक्शन द मॉर्गेज प्रॉपर्टी। देखो ये ध्यान रखना कि जहां पे प्रॉपर्टी है वहां पे सूट फाइल होगा। ऑर्डर 34 ऑफ द कोड provides the various things to be adhered to while filing suit sale of house। यानी आपको क्या है, बहुत सारे रूल्स फॉलो करने होते हैं, मानने पड़ते हैं जब आप सूट करते हैं अपने किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में। When suit of sale is filed, the court after hearing the party passes preliminary decree आती है। Now the preliminary decree it directs the mortgagor to pay। तो पहले वो कहेगा भैया आप जो है बोरोवर से बोलेगा आप उसका पेमेंट कर दो नहीं तो गया, ठीक है। और सर्टेन पीरियड के बाद अगर वो फिर भी नहीं पेमेंट करता है तो उसके बाद वो फाइनल डिग्री अलॉट करता है। आफ्टर पासिंग द फाइनल डिग्री द मॉर्गेजी विद द हेल्प ऑफ कोर्ट गेट्स द मॉर्गेज प्रॉपर्टी सोल्ड इन एग्जीक्यूशन। तो यहाँ पे सारा रेमेडी जो इतनी सारी झंझट थी वो सारी सरफेसी ने दूर कर दिया, ठीक है। चलिए अब इसके प्रश्न उत्तर पे आ जाइए, क्वेश्चन आंसर पे। पहला है यहाँ पे, ये है, चेक हियर, मॉर्गेज इज इन द मूवेबल प्रॉपर्टी। मॉर्गेज में क्या होता है, मॉर्गेज में क्या होता है, फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है उसमें बताइए, आप लोग आंसर दीजिए। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन द इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। दूसरा है सिंपल मॉर्गेज इज क्रिएटेड बाय। सिंपल मॉर्गेज कौन क्रिएट करता है, कैसे क्रिएट होती है, तो उसने बोला एक सिंपल राइटिंग इंस्ट्रूमेंट कर लोगे तो सिंपल मॉर्गेज क्रिएट होती है, ओरल नहीं होती बिल्कुल। अगला है इन मॉर्गेज बाय वे ऑफ कंडीशनल सेल द प्रॉपर्टी इज, सेल हो जाती है और फिर क्या होती है, वापस रिकन्वेंस होती है या नहीं होती है, आपको बताया था उसमें, मैंने बताया था कि पहले सेल होती है फिर उसके बाद दोबारा वो वापस आती है अगर वो अपना पेमेंट पूरा कर देता है। सोल्ड विद ए कंडीशन फॉर रिकन्वेंस, वो उसको दोबारा वापस करेगा अगर पैसा पूरा चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है कि फाइलिंग ए सूट फॉर सेल ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी इज, कितने साल है बताइए, 12 साल है। एक केस डालने के लिए 12 साल है और फोरक्लोज करने के लिए 30 ईयर है, ठीक है। फोरक्लोज करने के लिए 30 ईयर है। तो ये जो हमारा टॉपिक आज कंप्लीट हुआ है, इस टॉपिक में हमने जो पढ़ा मॉर्गेज के बारे में, बाकी अदर लॉ हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जो कि हमारी
कल मॉर्निंग में 7 बजे होगी, जो कि क्लास हमारी कल मॉर्निंग में 7 बजे होगी। आप लोगों से हम कल मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, और क्लास में आते रहिए। जो मैं इतना समय लगा रहा हूँ, आपसे अनुरोध है, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जितने ज़्यादा लोगों को बता सकते हैं बताइए। और मैं ये आपको बार बार गारंटी दे रहा हूँ कि आपको इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा अगर आप रेगुलर क्लास लेते हैं तो। ठीक है, गुड नाइट आप लोगों को। हाँ, लक्की बख्शी ने कुछ डाउट लिखा, देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। लक्की बख्शी ने डाउट कहाँ लिखा हुआ है? एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड वाले में क्या होता है। जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड होती है, थर्ड वाला भी 30 डे में नहीं हो रहा है। अच्छा, उसकी बात कर रहे हैं जो केस पूछा था आपसे। थर्ड वाला भी 30, हाँ ठीक है, 30 डे में नहीं हो रहा है। ओके, कहाँ पर? ठीक कह रहे हैं कि ये जो हमने केस बताया था, इसमें लकी जी का पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। वो 30 दिनों के अंदर नहीं हो, लेकिन वो डेट तो वहां पर 30 तारीख आ गई ना फिर। नहीं लकी जी, आप गलत कह रहे हैं। 30 तारीख दोनों, वो 30 तारीख है ना दोनों। तो अच्छा, एक इसमें आप केस में बात कर रहे हैं सेकंड वाले में 28, 29, 30 पहला राइट जो होगा। ठीक है, इसको रिविजिट करना पड़ेगा। इसको बच्चों समझ लीजिए अभी। इसमें हमारा 30 दिन से ज़्यादा हो गया था, तो इसमें सबसे पहला रहेगा इसका, फिर रहेगा इसका, और फिर रहेगा इसका। नहीं, एक मिनट रुक जाइए। एक, यहाँ पे थोड़ा हमने डेट कुछ इस तरह से ले ली जिससे कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। एक मिनट रुकिए। पहला केस, अगर हम इन दोनों की बात करते हैं, सिर्फ इन दोनों में तो 1 और 2 बिल्कुल रहेगा ही रहेगा। अब बात आती है कि इसकी, वन, टू और 3 ये होगा फाइनल। ठीक है, क्योंकि ये 29 को हो गया था। 1, 2 और 3 ये रहेगा। इसकी जो रजिस्ट्रेशन का प्रायोरिटी रहेगा वो ये रहेगा। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ गुड नाइट सभी, आपको गुड नाइट। और कल सुबह मिलते हैं। जल्दी से सो जाइएगा, ज़्यादा मोबाइल ना चलाइएगा। सुबह मिलते हैं और अगले टॉपिक को हम करेंगे। टॉपिक होगा हमारा 17 नंबर। ठीक है।